बच्चों, बचपन में ज़रूर कभी ना कभी आपने मेले से लेज़र लाइट खरीदा होगा और उसी लेज़र लाइट को भी अपने दोस्तों के ऊपर ज़रूर उसको डाला होगा। तो जब मैं भी छोटा था तो तब भी मैं लेज़र लाइट की उस मेले से खरीद कर खेलता था और मेरे मन में ये सवाल रहती थी कि इसमें से ऐसे ये जो लाइट्स है वो कैसे निकल रही है। तो लाइट यहाँ पर कैसे निकल रही है उसी फिनोमेना को जानने के लिए हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर क्लास 10th का लाइट का पार्ट 2। तो जो कि हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वो फिनोमेना है तो जो कि हमें समझने में ये मदद करेगा कि जो बचपन में जो हम लोग डेंजर लाइट जिसे बोलते हैं यानी जो लेज़र लाइट बोलते थे तो वो कैसे काम करते हैं। तो चलिए बच्चों, क्लास 10 का जो लाइट का जो चैप्टर है जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है तो उसका पार्ट 2 का हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो जो कि बेसिकली है हमारा रिफ्रैक्शन के रिलेटेड। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज की टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि जो रिफ्रैक्शन होती है वो एक्चुअल में होता क्या है। तो उसके लिए बच्चों हम लोग यहाँ पर कुछ तस्वीरें देख पाओगे, जैसे कि अगर किसी भी अगर एक ग्लास लेंगे और उसमें पानी डालकर एक पेंसिल यहाँ पर हम लोग डाल देंगे और साइड में से कुछ ही दूरी पर हम लोग जब इसे ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो पेंसिल है वो थोड़ी सी मोटा दिखाई पड़ रही है और यहाँ पर थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई पड़ेगी। तो इसी के साथ जो फेनोमेना होती है रिलेटेड तो वो होती है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये इसीलिए होता है कि लाइट यहाँ पर जब एयर मीडियम से जब इस लिक्विड यानी वाटर में एंट्री करती है तो उसमें उसकी जो पाथ और जो डायरेक्शन होती है यानी प्रोपेगेशन होती है वो थोड़ी सी बदल जाती है। तो जिसकी वजह से हमें ये सारी फिनोमेना देखने को मिलती है और इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये जो रिफ्रैक्शन होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरह से वो हम लोग यहाँ पर रिफ्रैक्शन को देख सकते हैं। तो केरोसिन में रिफ्रैक्शन अलग होगा और जो टर्पेंटाइन है तो उसमें अलग होगा और जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सर्फ है तो उसमें अलग होगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि कितने बड़े फिगर को यहाँ पर इस रिफ्रैक्शन की फिनोमेना की वजह से हम लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और ये जो बिल्ली की जो मुंह है वो रिफ्रैक्शन की वजह से यहाँ पर इतनी बड़ी दिखाई पड़ रही है। यानी जो लाइट है वो जब एयर मीडियम से इस मीडियम में एंट्री कर रहा है लिक्विड मीडियम में तो यहाँ पर उसकी जो प्रोपागेशन यानी डायरेक्शन है तो उसमें कुछ परिवर्तन होती है तो जिससे कि इसका जो मुंह है हमें बड़ा दिखाई पड़ती है। और बच्चों यही वजह है कि जो पानी में जो मछली है तो हमें वो जब पहली पोजीशन में यहाँ होती है तो वो इस ऊपर वाले पोजीशन में हमें दिखाई पड़ती है। तो जैसे कि हम लोग को ये लगता है कि ये जो मछली है वो इस ऊपर वाले पोजीशन में होती है, लेकिन एक्चुअल में जो मछली है वो यहाँ पर वो नीचे वाले पोजीशन में होती है। लेकिन ये ऊपर वाले पोजीशन में इसीलिए हमें दिखाई पड़ती है क्योंकि जो लाइट है जब वो एयर मीडियम से इस लिक्विड मीडियम में ट्रैवल करती है तो यहाँ पर उसका जो प्रोपेगेशन और जो डायरेक्शन है तो उसमें थोड़ी सी परिवर्तन हो जाती है। तो जिसकी वजह से जो मछली है उसका एक्चुअल पोजीशन ना दिखाई कर एक अलग जगह उसका पोजीशन हमें दिखाई पड़ती है। तो ये थी बच्चों रिफ्रैक्शन के रिलेटेड जितने सारे फिनोमेना है और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे कि जो पॉन्ड है यानी एक जो आर्टिफिशियल पॉन्ड है तो वहाँ पर जब हम लोग पानी डालेंगे तो इसकी जो नीचे की जो हिस्सा होती है वो थोड़ी सी हम लोगों को ऊपर उठती हुई हम लोगों को दिखाई पड़ेगी। और उसी तरह ये जो लेमन है तो वो पानी के अंदर थोड़ी सी हमें बड़ा दिखने को मिलेगा। और इसको अभी तो हमने देखा ये जो पेंसिल है वो इसीलिए मुड़ी हुई है क्योंकि यहाँ पर जो लाइट का जो प्रोपेगेशन है वो सेकेंड मीडियम में चेंज हो गया है यानी परिवर्तन हो गया है। और बच्चों यहाँ पर एक बात याद रखना कि जो एयर मीडियम है और ये जो लिक्विड मीडियम है ये दोनों मीडियम अलग अलग होते हैं। तो जिस मीडियम में पार्टिकल्स जितने ज़्यादा हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे डेंसर और जिसमें पार्टिकल कम होती है जिस मीडियम में उसको हम लोग बोलेंगे रेयरर मीडियम। तो यहाँ पर जो एयर है क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही दूर दूर रहते हैं और बहुत ही कम मात्रा में इस इलाके में रहते हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे रेयरर मीडियम। और ये जो वाटर यहाँ पर है तो यहाँ पर जो पार्टिकल बहुत सारे यहाँ पर पास में रहते हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे डेंसर मीडियम। तो ये होती है दो तरह की मीडियम। तो चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट करके। तो बच्चों जैसे कि हमने देखा कि पानी के अंदर जो मछली थी वो उसका जो एक्चुअल पोजीशन थी थोड़ी ही ऊपर थी। तो उसी तरह अगर एक कॉइन को अगर हम लोग इस ग्लास के अंदर पानी डालकर उसे
यहाँ पर डालेंगे तो हम लोगों को भी जो कॉइन की जो एक्चुअल पोजीशन के अलावा ये जो ऊपर थोड़ी सी उठी हुई यहाँ पर हम लोगों को दिखाई पड़ेगी। तो ये क्यों हुआ बच्चों? क्यों? क्योंकि जब लाइट यहाँ पर तो अगर नीचे से देखें तो वो डेंसर से अब गया रेयर मीडियम, यानी वाटर से जब गया यहाँ पर एयर मीडियम में, तो यहाँ पर उसकी जो पाथ है वो थोड़ी सी चेंज हो गई, जिसकी वजह से जो कॉइन है तो उसका एक्चुअल साइज और पोजीशन के अलावा वो हमें उसका एक वर्चुअल साइज यहाँ पर देखने को मिली। तो चलो बच्चों एक सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे और उसमें एक कॉइन डाल देंगे और इस बाउल से थोड़ी ही दूर हम लोग जाएंगे तो कुछ ऐसा हम लोगों को बाउल दिखाई देगा, लेकिन उसका जो अंदर का जो कॉइन है तो वो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। अब वहाँ पर दूसरे अगर आपके जो दोस्त होंगे तो उसमें से उनको बोलोगे कि वहाँ पर उसमें थोड़ी सी पानी डालें, तो जो बाउल के जो कॉइन थी जो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती थी, तो अब जब उसमें पानी डाला जाएगा तो वो तुम्हें थोड़ी सी दिखाई पड़ने लगेगी। तो इसका मतलब जो कॉइन है तो वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखेंगी, लेकिन यहाँ पर जो कॉइन है वो एक्चुअल में नीचे होती है। लेकिन यहाँ पर जब हमने उसमें पानी डाला तो पानी की वजह से यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन की वजह से यहाँ पर ये जो कॉइन है एक्चुअल पोजीशन से थोड़ी सी ऊपर उठी हुई हम लोगों को दिखाई पड़ेगी। तो ये थी बच्चों की जो रिफ्रैक्शन होती है उसके रिगार्डिंग कुछ एक्सपेरिमेंट जो कि आप लोग चाहो तो अपने डेली लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर और एक एक्सपेरिमेंट दिया है बच्चों, यहाँ पर हमने एक लिया है सॉलिड मीडियम। क्या लिया है बच्चों? सॉलिड मीडियम, जो कि हमारा एक ग्लास स्लैब, तो जो कि आपके किताब में दिया है ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करके एक वाइट पेपर में हम लोग ग्लास स्लैब को रख लेंगे और यहाँ पर एक लाइन ऊपर डाल देंगे और यहाँ पर दो यहाँ पर अल्पिन्स को यहाँ पर लगा लेंगे एक स्ट्रेट लाइन में, और ये जिस पोजीशन में यहाँ पर इस जो ग्लास स्लैब में एंट्री करेगा तो उस पोजीशन में एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर देखोगे बच्चों कि जब लाइट इसके अंदर जाएगी तो वो ये जो नॉर्मल हमने यहाँ पर ड्रा की थी तो नॉर्मल की पास की ओर अंदर की ओर ये थोड़ी सी कौन आपको मुड़ती हुई एक्चुअल पाथ से दिखाई पड़ेगी। और उसी को अगर हम लोग इस साइड से नीचे की साइड से देखेंगे और इसके ऊपर अगर दो अल्पिन यहाँ पर लगाकर और उसे जोड़ेंगे तो आप लोगों को यह वाला रे मिल जाएगा। तो जो रे यहाँ पर इसके अंदर आती है ग्लास स्लैब के अंदर उसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो यहाँ पर नॉर्मल की ओर मुड़ गया तो उसके हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और जब वो रे बाहर निकल कर जाती है तो उसे बोलते हैं एमरजेंट रे। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर हमने एक एक्चुअल पाथ में जो लाइट ट्रैवल करना था तो इसे भी हम लोग यहाँ पर ड्रा किया है। तो लाइट यहाँ पर क्या करती है, जब एयर मीडियम से इस ग्लास स्लैब के अंदर आती है तो क्योंकि यहाँ पर एयर जो है वो हमारा है रेयर मीडियम और जो ग्लास है यहाँ पर ग्लास स्लैब तो ये है हमारा डेंसर मीडियम। तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो यहाँ पर ये जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है, यानी कि जो प्रोपेगेशन ऑफ डायरेक्शन है वो थोड़ी सी बदल जाती है, और उसके बाद जब वो बाहर निकलती है तो वो जाती है इमरजेंट रे की द्वारा। तो अगर एक्चुअल पाथ को अगर हम लोग ड्रा करेंगे और इन दोनों को यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगी यानी जो इमरजेंट रे और जो एक्चुअल पाथ की जो रे की बीच में जो डिस्टेंस रहेगी उसे हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? लैटरल डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमारा होती है डी। और भी बच्चों यहाँ पर एक यहाँ पर चीज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ भी एक एंगल करेगा, तो जो कि हमारा इंसिडेंट एंगल जो कि डिनोट किया जाता है आई के द्वारा। और इसके बाद जो नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड एंगल जो एंगल करेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल, यानी आर के द्वारा इसे डिनोट करेंगे। और आप लोग यहाँ पर और भी ऑब्जर्व करोगे जब ये रेयरर मीडियम में डेंसर मीडियम में आया तो यहाँ पर जो आई का वैल्यू है वो आर से थोड़ी सी बड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो अंदर की ओर थोड़ी सी नॉर्मल की ओर वो चला गया था। तो इसे भी आप लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर नॉर्मल ड्रा किया है एन और एन डैश, और एक इंसिडेंट रे है ई एफ, और यहाँ पर पॉइंट ओ में वो इसके अंदर एंट्री कर रहा है और वो है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो यहाँ पर आई और आर भी हमने निकाला है। और जब वो इमरजेंट रे जाएगी तो जब वो देखोगे कि वो सॉलिड मीडियम से फिर से आएगी यहाँ पर गैस मीडियम यानी एयर मीडियम में आ जाएगी, तो आप लोग देखोगे वो नॉर्मल से दूर जाती हुई नज़र आएगी। यानी यहाँ पर जो आई और आर है तो यहाँ पर आई हो जाएगा हमारा छोटा और जो आर है वो हमारा हो जाएगा बड़ा। तो
तो इसे और यहाँ पर भी आप लोग इसे देख सकते हैं अच्छे से। और ये जो नोट्स है वो कैसे यहाँ पर लाइट एंट्री किया है हमने पूरे यहाँ पर लिख लिया है, आप चाहो तो इसे भी आप लोग देख सकते हो। तो इससे हमने एक चीज़ ये भी नोटिस की कि जब लाइट एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंट्री करती है तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा रहता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, और जब वो एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो उसका जो एंगल होती है आई वो छोटा हो जाती है, किससे कि एंगल ऑफ हमारा यहाँ पर आर से छोटा हो जाती है। और एक भी चीज़ बच्चों यहाँ पर याद रखना कि जब वो डेंसर मीडियम में आएगी तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के पास आएगी, और जब रेयरर मीडियम में वो फिर से वापस आएगी तो वो नॉर्मल से दूर जाती हुई यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देगी। तो चलिए बच्चों, इससे हम लोग ये देखेंगे कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है तो वो भी कुछ लॉस को फॉलो करती है। तो सबसे पहला वाला जो लॉ है बच्चों वो ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और इस पॉइंट में जो नॉर्मल हम लोग ड्रा किया है तो वो एक ही प्लेन में रहेंगे, जैसे कि हमने मिरर्स में पढ़े थे। और जो दूसरा जो लॉ ये कहता है हमारा जो रिफ्रैक्शन के, तो वो ये है कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट होगा। क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट होगा। सो ये जो अलग अलग लाइट और जो अलग अलग कलर के लिए ये हमेशा कांस्टेंट अलग अलग होगा। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज ए स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि हमारा 2025 और 26 के एग्जाम में आया था स्नेल्स लॉ के बारे में। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन एंगल ऑफ आई रेशियो साइन एंगल ऑफ आर, इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा। और ये हर उस सिचुएशन के लिए पॉसिबल है यानी ट्रू है जिसका एंगल पहले लाई करता है हमारा 0 से लेकर 90 के बीच, जब यहाँ पर आई हमारा लाई करती है। और इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि सेकेंड मीडियम के लिए होता है, तुलना करते हैं हम लोग फास्ट मीडियम में। तो चलिए बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी हम लोग थोड़ी सी जान लेते हैं। तो दरअसल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती क्या है? तो जब लाइट एक पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उनके रेशियो को भी हम लोग निकाल सकते हैं, या जब वो दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में आती है तो उनका रेशियो भी हम लोग निकाल सकते हैं। और ये जो रेशियोस हैं वो हमेशा क्या करते हैं बच्चों कि एक कांस्टेंट रहती है। पर्टिकुलर लाइट कलर के लाइट के लिए ये दो मीडियम की रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहती है, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन बच्चों, जो पहला मीडियम अगर वो एयर हो जाए या वैक्यूम हो जाए तो उस केस में हम लोग बच्चों बोलेंगे उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे बच्चों? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि हमने जाना कि लाइट सबसे फास्टेस्ट कहाँ ट्रैवल करती है बच्चों? वैक्यूम में, जो कि होता है हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो एयर होती है, एयर में इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी डिक्रीज कर जाती है, लेकिन जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो एयर में भी उसकी स्पीड इक्वल हम लोग नियरली इक्वल टू लिखेंगे वैक्यूम। लेकिन एक्चुअली में बच्चों जो स्पीड होती है लाइट की वो वैक्यूम की तुलना में एयर में जब आती है तो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। और बच्चों यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पर निकल रहे हैं कि लाइट किसी भी सेकेंड मीडियम से आ रही है फास्ट मीडियम के पास, कहाँ पर आ रही है बच्चों? कि लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम फास्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम या सेकेंड मीडियम टू फास्ट मीडियम। तो अगर कोई लाइट फास्ट मीडियम से आ रही है सेकेंड मीडियम में तो हम लोग उसे लिखेंगे n/1। क्या लिखेंगे बच्चों? n/1, यानी स्पीड ऑफ द लाइट इन फास्ट मीडियम बाई स्पीड ऑफ द लाइट इन सेकेंड मीडियम। इसे हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि u1/u2, या आप लोग इसे भी लिख सकते हैं v1/v2, यानी स्पीड ऑफ द लाइट इन फास्ट मीडियम बाई स्पीड ऑफ द लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो जब इनका रेशियो निकालेंगे तो उन्हें हम लोग लिखेंगे n/1। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो सेकेंड मीडियम से लाइट आ रही है फास्ट मीडियम में तो उसे हम लोग लिखेंगे बच्चों n12। क्या लिखेंगे बच्चों? 12, यानी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, जिसे कि हम लोग लिखेंगे n12। और इसे हम लोग लिखेंगे द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट
इन सेकेंड मीडियम एंड रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फास्ट मीडियम। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लाइट एंट्री कर रहा है फास्ट मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर। तो अगर फास्ट मीडियम की तुलना में हमारे दूसरे की अगर हम लोग मीडियम का तुलना करेंगे तो हम लोग उसे लिखेंगे N12। लेकिन बच्चों हम लोग जितने सारे केसेस लेंगे हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग जो पहला मीडियम लेते हैं वो ज़्यादातर रहती है एयर, और जो सेकेंड मीडियम रहती है वो या तो लिक्विड रहती है या सॉलिड रहती है। तो जब हम लोग पहली जो मीडियम है तो उसका अगर हम लोग वैक्यूम बा एयर लेते हैं और किसी सेकेंड मीडियम के साथ उसे तुलना करते हैं तो उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम। ओके बच्चों, तो जनरली उसको भी हम लोग बोल देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब पहले मीडियम हो जाती है हमारा एयर उसे बोलते हैं जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग लिखते हैं ए नेम के द्वारा डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होती है कि द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर और वैक्यूम बाय द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम। और इसको भी हम लोग शॉर्टकट ये लिख सकते हैं कि एन एम इक्वल टू सी बाई वी। सी यहाँ पर डिनोट करता है स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम यानी एयर, और दूसरा में जो होती है कि जो स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम। और इसी के हिसाब से अगर हम लेंगे कि हमारा पहला मीडियम है एयर और जो दूसरा मीडियम है वो होता है केरोसिन, या दूसरा मीडियम होती है हमारा पानी, या दूसरा मीडियम होती है हमारा ग्लास यानी कांच। तो सबके लिए आप लोग देखोगे कि एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आएगी। तो उसी तरह यहाँ पर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यहाँ पर एक चार्ट आपको दे दिया है। तो जैसे कि हमने जाना ये जो वैल्यूज है वो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और भी हम लोग इसे लिख लेते हैं सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर आप लोग इसे यहाँ पर देखोगे इस टेबल को ऑब्जर्व करोगे तो आप लोग देखोगे यहाँ पर वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.33 है, और जो केरोसिन है वो है हमारा 1.44। और इसे अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो ये देखोगे कि जो केरोसिन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा है तो एज कम्पेयर टू वाटर। यानी इसका मतलब ये है कि जो लाइट है जब वो एयर से केरोसिन में जाएगा और वाटर में जाएगा तो वो केरोसिन में सबसे ज़्यादा मुड़ेगा, यानी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो सबसे ज़्यादा केरोसिन में बेंड होगा। तो इसका मतलब ये है कि केरोसिन की जो ऑप्टिकल डेंसिटी जो लाइट होती है वो केरोसिन में सबसे ज़्यादा मुड़ती है। तो यानी जो केरोसिन की जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और जो वाटर होती है तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ही कम होती है क्योंकि वो लाइट को कम उड़ती है। तो बच्चों इससे हमने ये जाना कि जो वाटर और जो केरोसिन होती है वो मास डेंसिटी में वाटर का जो मास डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है और केरोसिन का कम होती है। लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो वाटर का ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ही कम होती है और जो केरोसिन होती है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ही अधिक होती है, यानी जिसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 1.44। तो बच्चों आप लोगों को यहाँ पर याद रखना होगा कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी और जो मास डेंसिटी होती है वो दोनों अलग अलग चीज़ होती है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि जब एक लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग यहाँ पर सेकेंड सिचुएशन देख पा रहे होंगे कि लाइट जब एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तो इसका जो रिफ्रैक्टेड रे है तो वो नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर देखेंगे कि उसका जो इंसिडेंट रे या कोई भी एमरजेंट जो रे है तो वो क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है कि इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम को जा रही है तो वो अपनी नॉर्मल से दूर जाती हुई हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि मीडियम ऑफ लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर, जैसे कि हमने पीछे देखा। और जो जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही कम होती है तो वो हमारा क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होती है। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो स्पेरिकल लेंसेस होते हैं जैसे कि हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल में देखा होगा, चाहे वो स्पेक्टेकल में यानी ग्लासेस में हो या कोई भी माइक्रोस्कोप है उसके अंदर लगा हुआ हो, या आप लोग जो स्मार्टफोन भी अभी यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर की जो कैमरा हो, या कोई भी जो वॉच मैकेनिक होगा तो वो भी अपने आँखों में इस तरह की कुछ डिवाइस यहाँ पर यूज कर रहा हो। तो यहाँ पर दरअसल वो यूज़ करते हैं एक ग्लास का छोटा सा एक स्पेरिकल पार्ट जिसे कि हम लोग बोलते हैं स्पेरिकल लेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेरिकल लेंस।
और ये जो स्फेरिकल लेंस होती है अपने जो शेप के हिसाब से वो अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे बाइकॉनकेव शेप और बाइकॉन्वेक्स शेप। इन दोनों लेंसेज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर बच्चों और भी बहुत तरह की लेंसेज के बारे में भी मैंने दे दिया है, जैसे कि अगर कोई भी बाइकॉनकेव लेंस के एक हिस्से को अगर हम लोग प्लेन कर लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा प्लानो कॉनकेव। और उसी तरह अगर एक बाई कन्वेक्स लेंस के एक हिस्सा का अगर हम लोग प्लेन कर लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा प्लानो कन्वेक्स। और अगर एक जो कांच का जो लेंस है अगर एक तरह का हम लोग कर लेंगे हमारा कॉनकेव और दूसरी तरह को कर लेंगे कॉन्वेक्स तो उसे हम लोग बोलेंगे मेनिस्कस। क्या बोलेंगे बच्चों? मेनिस्कस। जैसे कि यहाँ पर आप लोग दो तरह के लेंसेस यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो चलो बच्चों, अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो लेंसेस होती है वो कैसे लाइट के साथ वो अपना जो काम है वो कैसे करती है। तो अगर हम लोग दो तरह के यहाँ पर लेंस लेंगे, एक है हमारा कॉन्वेक्स लेंस यानी जिसका दो जो सरफेस है वो एक कॉन्वेक्स की तरह बाहर की ओर आती है, और एक लेंगे हम लोग कॉनकेव लेंस तो जो कि अंदर की ओर अपने जो सरफेस होती है वो होती है। तो अगर हम लोग इसके ऊपर पैरेलल बीम्स यानी सूरज की लाइट अगर दूर से अगर हम लोग इनके ऊपर फोकस करने की कोशिश करेंगे तो बच्चों हम लोग ये देखेंगे कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो सूरज की सारी ऊर्जा को एक ही जगह पर फोकस कर रहा है। और उसी समय हम लोग ये देखेंगे कि जो कॉनकेव लेंस है वो सूरज से आती हुई जो रश्मि बहुत दूर से आती है वो पैरेलल होकर आती है, तो उसे वो क्या कर रहा है कि अपने से दूर यहाँ पर वो स्कैटर करने की कोशिश कर रहा है यानी डाइवर्स करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख कह सकते हैं बच्चों कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है तो ये है हमारा कन्वर्जिंग लेंस यानी ऊर्जा को एक जगह पर केंद्रित करता है। और जो कॉनकेव लेंस होती है वो जो लाइट की जो रेज होती हैं उसे बहुत दूर वो आपस से ले जाती है, तो उसे हम लोग बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। तो चलिए बच्चों इसे और अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो बेसिकली जो कॉन्वेक्स लेंस होती है तो वो भी दो स्फीयर का हिस्सा होती है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और ये जो कॉनकेव लेंस होती है तो ये भी दो स्फीयर का हिस्सा होती है। तो दोनों स्फीयर का जैसे कि हमने देखा कि स्फीयर का होती है एक सेंटर जिसे कि हम लोग यहाँ पर बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर राइट साइड में भी होगा एक सेंटर। तो लेफ्ट साइड को हम लोग ले लेंगे C1 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, और राइट साइड को ले लेंगे सेंटर 2। ये दोनों ही लेंस के लिए सेम है। और अगर हम लोग देखेंगे कि ये जो O है यहाँ पर लिया है इसे हम लोग बोलते हैं लेंस का ऑप्टिकल सेंटर यानी द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस, इसे बोलेंगे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर। और यहाँ पर भी आप लोग जो कॉनकेव लेंस है उसका भी ऑप्टिकल सेंटर देख पा रहे होंगे। और ये जो सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर का जो लाइन जुड़ती है तो उसे हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बच्चों बच्चों कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पर जैसे कि हमने देखा पिछले में कि ये जो जितने सारे लाइट से वो एक जगह पर फोकस हो गई तो ये जो जगह है उसे हम लोग बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रिंसिपल फोकस। और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो ऑप्टिकल सेंटर को देखकर जो लाइन जुड़ेगी तो इमेजिनरी लाइन उसे हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कुछ उसी तरह के हमारे जो मिरर्स के बारे में पढ़ा तो ये उसी तरह का है। और एक चीज़ बच्चों यहाँ पर देखो कि ये जो लेंस का जो A और B यहाँ पर दिया है यानी जिस जगह पर यहाँ पर लाइट पड़ेगी तो उसको बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलेंगे बच्चों? अपर्चर। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं तो जितनी जगह पर यहाँ पर इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो उसे हम लोग बोलेंगे अपर्चर, यानी इतने सारे सरफेस यहाँ पर इस फिनोमेना में काम करेंगे। तो बच्चों अगर हम लोग दोनों मिरर्स के अपर्चर को यहाँ पर देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से देखो, अच्छे से यहाँ पर डिस्क्राइब कर लिया है मैंने, तो आप लोग देख सकते हैं। और इनके बीच में जो पॉइंट होती है ये होती है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, तो जिसे कि हम लोग डिनोट करते हैं ओ के द्वारा। किसके द्वारा डिनोट करते हैं बच्चों? ओ के द्वारा। और इस जो ऑप्टिकल सेंटर तो जो क्योंकि एक स्फीयर का पार्ट है तो उस जो सेंटर और इसको जो जोड़ते हैं तो ये हमारा होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होती है बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। तो चलिए बच्चों इसके बारे में और डिटेल्स में हम लोग डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल करते हैं उसे भी देख लेते हैं। तो बच्चों आपने कभी ना कभी ये वाला आपका जो क्लास है तो कभी ना कभी इस्तेमाल किया होगा। तो हम लोग जो बचपन में ज्योमेट्री बॉक्स आता था तो उसमें ये वाली
जो एक इंस्ट्रूमेंट है आता था। तो हम लोग क्या करते थे कि सूरज की रश्मि को एक पेपर के ऊपर केंद्रीभूत करते थे। तो बेसिकली हम लोग को उस वक्त ये पता नहीं था कि ये एक लेंस है और जो कि है हमारा कॉन्वर्जिंग लेंस, यानी सूरज की सारी ऊर्जा को, यानी जो रेस है तो उनको एक जगह पर वो केंद्रीभूत कर देता है। तो जिसकी वजह से जो सूरज की जितनी सारी ऊर्जा वो आ रही है उस लेंस के द्वारा वो एक जगह पर केंद्रीभूत हो जाती है और ये जो पेपर है वो धीरे धीरे जलने लगती है। तो ये थी जो कि डेली लाइफ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा, तो जो सारी लाइट को, जो लेंस लाइट सारी लाइट को एक जगह पर केंद्रीभूत करती है यानी कन्वर्ज कर देती है, तो वो होती है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। क्या होती है बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस। तो इनके बारे में भी हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे पूरी डिटेल्स में। तो चलो सबसे पहले बच्चों, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि ये जो रेस है तो वो बेसिकली आ रहा है बहुत दूर से, और जब बहुत दूर से लाइट होती है यहाँ पर एक जगह पर ट्रैवल करके आती है तो वो रेस को हम लोग एज ए पैरेलल यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। तो जब बहुत सारे पैरेलल रेस इन्फिनिटी दूर से कोई लाइट सोर्स से आ रही है तो वो हम लोग ये देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस उसे इस पॉइंट पर यहाँ पर क्या कर रहा है, वो इस पॉइंट पर फोकस कर रहा है। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फोकस पॉइंट। क्या बोलेंगे बच्चों? फोकस पॉइंट यानी प्रिंसिपल फोकस। और जैसे कि हमने पढ़ा, क्योंकि ये दो स्फीयर का पार्ट है तो यहाँ पर कितने फोकस होंगे बच्चों? दो फोकस होंगे। क्या होंगे बच्चों? दो फोकस होंगे। एक तो लेंगे हम लोग F1 और दूसरा लेंगे F2। और ये भी कुछ इस तरह से बच्चों होगा कि ये जो सेंटर है, दोनों सेंटर भी होंगे, और ये जो सेंटर के बीच में और जो ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो दूरी है उसे हम लोग बोलेंगे इनका रेडियस। क्या बोलेंगे बच्चों? रेडियस। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि जैसे कि हमने पढ़ा कि जो मिरर होती है तो मिरर में हमने जो रेज ऑफ लाइट है तो उनमें से कोई भी दो रेज ऑफ लाइट को लेकर हमने यहाँ पर रे डायग्राम ड्रा किए थे। तो यहाँ पर भी उसी तरह बच्चों हम लोगों को किसी भी लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्म हो रही है तो कैसे वो फॉर्म हो रही है तो उसको भी ड्रा करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि रे डायग्राम का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर जो रे डायग्राम्स लेंगे हम लोग तीन प्रकार के रे डायग्राम्स लेंगे। तो सबसे पहला वाला जो रे डायग्राम है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होकर आएगी। क्या होकर आएगी बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होकर आएगी। तो जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होकर आएगी तो कॉन्वेक्स लेंस में वो F2 में आकर आप लोगों को क्रॉस करती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन जो कॉन्केव लेंस है तो उसमें वो F1 के पास आपको यहाँ पर अपीयर्स होती हुई नजर आएगी। और जो दूसरी कंडीशन है, जब कोई रे फोकस देकर आए, तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में जब पहले फोकस में वो लाइट आएगी जो रे, तो वो क्या करेगी कि प्रिंसिपल एक्सिस में इमर्जेंट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस में के साथ वो पैरेलल होकर बाहर चली जाएगी। और जो कॉन्केव लेंस है, जब उसके जो फोकस के सीधा अगर हम लाइट को डालेंगे तो वो जो इमर्जेंट रे है यानी रिफ्रैक्टेड रे है तो वो लेंस से जो बाहर जाएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होकर जाएगी। और जो तीसरी कंडीशन हम लोग लेंगे तो वो है जब लाइट ऑप्टिकल सेंटर को देकर यहाँ पर आएगी। तो जब ऑप्टिकल सेंटर को देकर कोई भी लाइट आएगी इन लेंसेस में तो वो सीधा उसी ऑप्टिकल सेंटर देकर वो रिफ्रैक्टेड हो जाएगी यानी बाहर निकल जाएगी। तो ये थी बच्चों वो तीन रे कंडीशंस जिसको कि हम लोग यूज़ करके जो लेंसेस के द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है तो वहाँ पर हम लोग उस रे डायग्राम को ड्रा करेंगे। तो चलिए बच्चों यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट भी हम लोग उसी तरह मिरर की तरह सेटअप करते हैं। अगर कोई बच्चा अगर मिरर का पार्ट नहीं देखा है पार्ट 1 तो आप लोग पहले उसे देखिए, तो उसके बाद ये जो सारी जो टॉपिक्स है वो धीरे धीरे आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग लेंगे एक कॉन्वेक्स लेंस और उसके द्वारा कैसे इमेज फॉर्म हो रही है उसे देखेंगे। तो उसके लिए लेंगे हम लोग एक ऑब्जेक्ट यानी लाइट सोर्स ले लेंगे, एक कैंडल, और यहाँ पर उसके पीछे हम लोग लगा लेंगे एक पर्दा। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो लाइट है तो जब यहाँ से इसकी जो इमेज इस लेंस के थ्रू जब लाइट जाएगी तो यहाँ पर उसकी पर्दे के ऊपर एक हम लोगों को इमेज दिखाई पड़ेगी। और आप लोग यहाँ पर याद रखो कि जो हमारा कॉन्केव मिरर थी तो उसकी तरह सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोग यहाँ पर सेम देखने को मिलेगी कॉन्वेक्स लेंस में। याद रखना बच्चों, कॉन्केव मिरर किसके साथ हम लोगों को समानता देखने को मिलेगी? कॉन्वेक्स लेंस के साथ। तो ये थोड़ी सी उल्टे की तरह काम करेगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया था कि सबसे पहले हमने देखा था कि सेंटर और फोकस और पोल,
ये तीनों के बीच में या उनके पीछे आगे करके हमने ऑब्जेक्ट को रखा था। तो यहाँ पर जो सेंटर है, ये जो लेंस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो उसे सी या हम लोग लिखेंगे 2f। क्या लिखेंगे बच्चों? 2f। और क्योंकि ये जो 2f है तो ये उसके लेफ्ट साइड में है, तो इसे हम लोग 2f1 लेंगे, यानी सेंटर 1 को लिखेंगे 2f1 और इसे लिखेंगे फोकस 1। और ये जो साइड में हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा फोकस 2, और इसका जो सेंटर होगा तो यहाँ पर ये जो सेंटर होगा तो वो सेंटर हो जाएगा हमारा C2, इसको कि हम लोग लिखेंगे 2f2। क्या लिखेंगे बच्चों? 2f2। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था मिरर में कि सेंटर के पीछे से इन्फिनिटी में हम लोग रखा था। कहाँ पर रखा था? इन्फिनिटी में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, पहला कंडीशन लेंगे कि बहुत दूरी पर हमने जो ऑब्जेक्ट को रखेंगे यानी सूरज को, तो उसके साथ क्या हुआ हमने देखा। तो अब क्या करेंगे, जो सेंटर है यानी 2f1 है तो उसके पीछे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, और जो सेकंड कंडीशन उसके बाद आएगा तो वहाँ पर हम लोग सेंटर 1 में यानी 2f1 में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। उसके बाद सेंटर 1 यानी 2f1 और f1 इनके बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। अब एक पोजीशन कहाँ पर लेंगे? f1 के पास। और जो दो आखिर वाला जो पोजीशन है वो लेंगे f1, और यहाँ पर जो ऑप्टिकल सेंटर है बच्चों मैंने यहाँ पर बता दिया था पोल, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर। तो जो कि मिरर्स में हम बेसिकली लिखते हैं पोल, तो ऑप्टिकल सेंटर उनके बीच में रहेगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग इनकी जो सारे जो पोजीशन होते हैं तो उसके हिसाब से कैसे इमेज फॉर्म होती है तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला पोजीशन जैसे कि हमने लिया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी डिस्टेंस में हो, जैसे कि सूरज हमसे बहुत दूरी पर है, तो हम लोग देखेंगे कि सूरज की जो रेस है वो पैरेलल होकर आएगी, और जब वो कॉन्वेक्स लेंस देकर जाएगी तो वो एक ही पॉइंट पर यहाँ पर कन्वर्ज होती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर जो फॉर्म होगी इमेज तो वो होगी हाईली डिमिनिस्ड, जैसे कि पहले मिरर में हुआ था, और ये फोकस 2 पर होगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट की साइज होगी यहाँ पर हाईली डिमिनिस्ड, और उसका पोजीशन होगी हमारा फोकस 2, और इसका जो नेचर होगा तो वो बच्चों क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होगा बच्चों? रियल एंड इन्वर्टेड। और सेकंड पोजीशन हम लोग लेंगे कि जो सेंटर पहला सेंटर था जिसको कि हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर 2f1, तो उसके थोड़ी ही पीछे हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो जब थोड़ी सी पीछे यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि एक रे होकर आ रही है यहाँ पर पैरेलल, और दूसरा जा रहा है सेंटर देकर। आप लोग इसी दो रे को ही लेकर पूरी जो जितने सारे यहाँ पर रे डायग्राम्स में कर सकते हैं। एक ले सकते हैं पैरेलल और दूसरा ले सकते हैं सेंटर देकर। तो जो पैरेलल होकर जाएगा तो वो यहाँ पर रिफ्रैक्टेड होने के बाद f2 देकर जाएगा, और जब ऑप्टिकल सेंटर के देकर जाएगा तो वो यहाँ पर वही ऑप्टिकल सेंटर देकर पास कर जाएगा। और जब दोनों रेज यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर फॉर्म होगा हमारा इमेज a डैश एंड a b डैश। तो जो कि बेसिकली आप लोग यहाँ देखोगे कि ये किसके बीच में फॉर्म हुआ है? f2 और सेंटर 2 यानी 2f2 के बीच में फॉर्म हुआ है। और जो इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट की तुलना में थोड़ी सी छोटी है, और इसका जो नेचर है वो है हमारा इन्वर्टेड और रियल, यानी इसे हम लोग पर्दे में पकड़ सकते हैं। तो इसके बाद वाला जो पोजीशन है तो वो है हमारा सेंटर 1 यानी 2f1 डिस्टेंस पर। कहाँ पर है बच्चों? 2f1 डिस्टेंस पर। तो जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर 2f1 यानी सेंटर 1 पर प्लेस्ड है तो इसमें से वही उसी तरह से हम लोग दो रेज निकालेंगे, एक तो जाएगा पैरेलल होकर और एक जाएगी ऑप्टिकल सेंटर देकर। तो जब वो जाएगी तो यहाँ पर क्रॉस करने के बाद यहाँ पर एक इमेज फॉर्म होगी a डैश और b डैश। और हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि ए बी का जो हाइट यानी ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो इमेज हाइट के बराबर है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी जो पोजीशन है तो वो कहाँ पर है बच्चों? कि यहाँ पर 2f1 के पास था, तो यहाँ पर भी 2f1 के पास फॉर्म हुआ है, और उनका साइज जो है वो सेम है, और इनका जो नेचर है वो क्या है बच्चों? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या है बच्चों? रियल एंड इन्वर्टेड। तो अगला जो पोजीशन आती है तो वो आती है हमारा 2f1 यानी सेंटर 1 और फोकस 1 के बीच में। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट अगर ए बी प्लेस होगा तो वैसे ही उसमें से दो रेज जब निकलेंगे, एक पैरेलल और ऑप्टिकल सेंटर देकर, तो वो क्या करेंगे कि जो 2f2 यानी सेंटर 2 के वहाँ पर बियॉन्ड, तो वो क्या करेंगे? एक इमेज फॉर्म करेंगे जो कि ऑब्जेक्ट के तुलना में बहुत ही क्या होगा? एनलार्ज होगा। क्या होगा बच्चों? एनलार्ज होगा। और उसकी जो
हाइट होगी वो थोड़ी सी क्या होगी, बड़ा होगी। और इसकी जो नेचर है बच्चों, तो वो क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो अब बच्चों चलो आखिरी दो पोजीशंस थे तो उसको भी देख लेते हैं। तो ये जो फिफ्थ पोजीशन है तो वो है हमारा फोकस वन के पास। कहाँ पर है बच्चों, फोकस वन के पास। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर जो कॉन्वेक्स लेंस है तो वहाँ पर उसके पहले फोकस के ऊपर यहाँ पर रहेगा, तो हम लोग देखेंगे जब रेस एक पैरेलल होकर और एक ऑप्टिकल सेंटर देकर जाएगी तो वो दोनों कभी नहीं मिलेगी, यानी यहाँ पर कोई भी इमेज यहाँ पर फॉर्म होती हुई हम लोगों को नज़र नहीं आएगी। तो अब चलते हैं आखिरी वाले कंडीशन में। तो आखिरी वाला कंडीशन में हम लोग जाएंगे तो ये देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है अगर प्लेस्ड होती है बच्चों कहाँ पर, कि फोकस वन और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट ए बी अगर प्लेस्ड है फोकस वन और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो हम लोग ये देखेंगे कि ये आखिरी वाला कंडीशन में जैसे कि हमारे कॉन्केव मिरर में हुआ था, यहाँ पर एक जो इमेज है वो फ्रंट साइड में एक हाईली एनलार्ज्ड इमेज यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगी। और ये जो इमेज होगी वो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होगी बच्चों, वर्चुअल और इरेक्ट, जैसे कि वहाँ पर हुआ था कॉन्केव मिरर में जो आखिरी वाला प्रॉपर्टी। तो ये भी कुछ उस तरह से मिलती जुलती हुई है। तो इसका जो पूरा समरी है कि जो ऑब्जेक्ट कौन सी पोजीशन में रहा और उसकी जो साइज है वो क्या हुआ और उसकी जो ऑब्जेक्ट की जो नेचर है तो वो क्या हुआ और उसका पोजीशन भी क्या हुआ, उसका पूरा टैबुलेशन हम लोग यहाँ पर अगले स्लाइड में दे देते हैं, तो आप लोग उसे भी देख लेना। और एक बात याद रखना, जैसे ही हम लोग बहुत दूर से पास पास आने लगे तो इमेज की जो साइज है वो धीरे धीरे बड़ी होती गई। तो इसे कि हमने यहाँ पर टेबल के द्वारा भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि जो सारी जो 5 पोजीशंस थे तो उसमें जो नेचर थे उनके रियल एंड इन्वर्टेड थे, यानी जिसको पर्दे पर पकड़ा जा सकता था। लेकिन जब F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को हमने रखा तो वो एनलार्ज था यानी बड़ा था, और उसकी जो इमेज थी तो बच्चों वो बेसिकली क्या थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, जिसको कि हम लोग पर्दे पर पकड़ नहीं सकते। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि जो दूसरी वाली लेंस जिसको कि हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे तो वो है हमारा कॉन्केव लेंस। तो बच्चों यहाँ पर याद रखो जो कॉन्केव लेंस होती है तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ बेसिकली जो कॉन्वेक्स मिरर थी हमारी तो उसकी तरह उसके साथ ये मेल खाती है। तो जैसे उसके उसी में थे 2 पोजीशन कॉन्वेक्स मिरर में, तो उसी तरह जो कॉन्केव लेंस है तो उसमें भी 2 पोजीशन है। तो एक तो ही इन्फिनिटी डिस्टेंस में और बच्चों दूसरा है इन्फिनिटी और जो ऑप्टिकल सेंटर है तो उसके बीच में। तो चलिए बच्चों, तो ये जो टैबुलेशन का हम लोग यहाँ पर रेयर डायग्राम्स के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। और बच्चों यहाँ पर दिया है हमारा एक कॉन्केव लेंस। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में हो जैसे कि सूरज, तो वहाँ से जब रेज पैरेलल होकर आएगी तो ये यहाँ पर F1 पॉइंट पर एक जगह पर मिलती हुई हम लोगों को नज़र आएगी। यानी यहाँ पर एक पॉइंटेड एंड हाईली डिमिनिस्ड यहाँ पर जो इमेज होगी फॉर्म होगी, और इसका नेचर क्या होगी बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। क्या होगी बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। और इसके अलावा जो दूसरी पोजीशन है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और जो ऑप्टिकल सेंटर है तो इनके बीच में रहेगी तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगी बच्चों, उसकी इमेज एक फॉर्म होने के लिए 2 रह जाएंगी। तो एक होगी हमारा यहाँ पर पैरेलल होकर जो को आखिर यहाँ पर F1 में मिलती हुई नजर आएगी, और जो दूसरी है तो वो ऑप्टिकल सेंटर देकर जाएगी। तो यहाँ पर जो क्रॉस होने के बाद दोनों रेस यहाँ पर फॉर्म करेंगे A डैश और B डैश, यानी जो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की जो साइज थी यानी हाइट थी तो उससे ये थोड़ी सी छोटी होगी, और इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। तो इसे बच्चों ध्यान से याद रखना। तो जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर में सारी जो इमेजेस थी वर्चुअल और इरेक्ट थी, तो उसी तरह जो कॉन्केव लेंस है तो इसमें भी सिमिलर प्रॉपर्टीज है, ये सब क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट है। और ये जो लेंसेस होती हैं बच्चों तो उनका भी बच्चों साइन कन्वेक्शन की तरह जो इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं तो इनका भी हम लोग साइन कन्वेक्शन लेते हैं, जैसे कि हमने मिरर्स में लिया था। और साइन कन्वेंशन के लिए हमने वहाँ पर ओरिजिन लिया था पोल को, और यहाँ पर हम लोग लेंगे ऑप्टिकल सेंटर। किसके लेंगे बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर दोनों लेंसेस मैंने दे दी है, और ऑप्टिकल सेंटर के जो पीछे वाले जो डिस्टेंस होंगे वो जाएंगे हमारा नेगेटिव, और ऑप्टिकल सेंटर से राइट वाले जितने डिस्टेंस जाएंगे तो वो जाएंगे पॉजिटिव, और ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर की हाइट होंगी तो वो जाएंगे हमारा पॉजिटिव,
और जो नीचे वाला की जो हाइट होगी वो होगी नेगेटिव। और उस मिरर की तरह हमेशा ये सारे ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड हुए बच्चों, लेफ्ट साइड में। और उन जो रेज होती है वो हमेशा कहाँ पर जाती है बच्चों, लेफ्ट साइड से राइट साइड तक गई। तो चलो बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस हो, कहाँ पर बच्चों, यहाँ पर प्लेस हो, तो वो क्योंकि हमेशा जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो लेफ्ट साइड में प्लेस्ड होते हैं तो उनकी जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। लेकिन अगर इमेज भी लेफ्ट साइड में हुआ तो वो नेगेटिव होगा। अगर इमेज डिस्टेंस राइट साइड में हुआ तो इमेज फॉर्म हुआ तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा पॉजिटिव बच्चों। तो चलो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स भी देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा ए बी, जो कि हमेशा लेफ्ट साइड में होगा, और जो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट ए बी के बीच में जो दूरी है तो उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको कि हम लोग डिनोट करते हैं यू के द्वारा। और उसी तरह अगर कोई भी इमेज अगर फॉर्म हुआ ए बी डैश, तो ऑप्टिकल सेंटर से उसकी जो दूरी होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, जो कि बेसिकली डिनोट किया जाता है हमारा भी के द्वारा। और इसका जो फोकस होती है ऑप्टिकल सेंटर के लेकर फोकस यहाँ पर F1 हो या F2 हो, तो दोनों के बीच में जो फोकस होती है जिस साइड की दूरी हम लोग नाप रहे हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे बच्चों फोकल लेंथ। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होती है तो क्योंकि इमेज वो राइट साइड में फॉर्म होती है, जो 5 कंडीशंस, तो यहाँ पर जो एफ है तो इसके लिए वो रहती है पॉजिटिव। क्या रहती है बच्चों, एफ रहती है पॉजिटिव। और जब वो हम लोग कॉन्केव मिरर की बात करेंगे तो यहाँ पर उसकी जो एफ है, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड में इमेज फॉर्म होती है तो यहाँ पर जो एफ होती है वो हमेशा होती है नेगेटिव बच्चों। और जो यू होती है वो बोथ लेंसेज के लिए हमेशा यू क्या होती है, नेगेटिव। और यहाँ पर याद रखना बच्चों कि जो यू होती है वो हमेशा दोनों लेंसेज के लिए नेगेटिव होती है क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रहती है। और जो यहाँ पर होती है हमारा फोकस, तो वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होती है और कॉन्केव लेंस के लिए यहाँ पर क्या होती है बच्चों, नेगेटिव होती है। और जब हम लोग रिलेशन निकालते हैं इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकस के बीच में, तो उसे भी हम लोग बोलते हैं लेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं बच्चों, लेंस फार्मूला, जैसे कि हमने मिरर फार्मूला के बारे में पढ़ा था। और यहाँ पर जो रेंज फार्मूला है उसे हम लोग कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1/v माइनस 1/u बराबर आ जाएगा हमारा 1/f के साथ। तो ये होती है बच्चा हमारा लेंस फार्मूला। और इसी का ही इस्तेमाल करके आपने बुक में भी बहुत सारा जो प्रॉब्लम्स है उसे भी आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग एक डेडिकेटेड क्वेश्चंस लाएं और प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आप लोग कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे जिसमें कि हम लोग लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला और इसमें जितने सारे मैथमेटिकल जो न्यूमेरिकल है तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने मिरर्स में पढ़ा था मैग्निफिकेशन, उसी तरह जो लेंसेस में भी हम लोग पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन produced by the lenses is similar to the spherical mirror। तो रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज, जिसको कि हम लोग लिखते हैं एच डैश, और द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज, और जिसको कि बोलते हैं हम एच डैश, और जो हाइट ऑफ द इमेज उसे बोलते हैं एच। तो एक्चुअल में बच्चों जब हम लोग इनका रेशियो निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे जो एम इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज, जो कि हमारा होती है एच डैश, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि हमारा होता है एच, यानी मैग्निफिकेशन एम बराबर हो जाएगा एच डैश बाई एच। और जिस तरह मिरर का संबंध था हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, तो इसका भी मैग्निफिकेशन का भी रिलेशन है लेंस का, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, जो कि होता है हमारा v/u। तो इसे भी याद रखना, ये मिरर में था मैग्निफिकेशन हमारा -v/u, लेकिन यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों v/u। तो इसे याद रखना। तो पहला वाला है ये मिरर के लिए और दूसरा वाला है हमारा लेंसेज के लिए। और बच्चों तो आप लोग यहाँ पर और एक चीज़ देखोगे कि जो लेंसेज होते हैं इनको हम डेली लाइफ में बहुत इस्तेमाल में लाते हैं। तो चाहे वो आपका मोबाइल का कैमरा हो या कोई माइक्रोस्कोप हो, लेकिन बच्चों यहाँ पर जो लेंसेज होते हैं, या किसी ने भी अगर आपने जो आंखों में देखा होगा कि वो डिफरेंट जो ग्लासेस पहनते हैं, तो सबका जो ग्लासेस का जो मेजरमेंट होती है, यानी उनमें जो लेंसेज होती है तो वो अलग अलग तरह के लगते हैं। तो बेसिकली अलग अलग तरह का कहने का मतलब क्या होती है बच्चों कि द पावर ऑफ लेंस, क्या बोलते हैं बच्चों उसे, पावर ऑफ द लेंस। तो पावर ऑफ द लेंस बेसिकली कैसे डिफाइन किया जाता है पहले, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज डिपेंड ऑन इट्स फोकल लेंथ। तो किसी भी लेंथ का फोकल लेंथ से ही हम लोग उसका पावर का डिटरमाइन करेंगे।
तो ये जो पावर होती है वो होती है द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ जितना कम होगा तो लेंस का पावर क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस होती है वो लाइट को कन्वर्स करती है, तो इसीलिए इसका जो लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे। और जो कॉन्केव मिरर जो लेंस होती है तो वो लाइट को डाइवर्स करती है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। तो बच्चों आप लोग ये देखोगे कि द डिग्री ऑफ कन्वर्जन और डाइवर्जन ऑफ लाइट रेस ऑफ ए लेंस इज एक्सप्रेस्ड एट इट्स पावर। तो कोई लेंस लाइट को कितना कन्वर्स करती है या कितना डाइवर्स करती है, तो उसे ही हम लोग बोलेंगे द पावर ऑफ द लेंस। और पावर ऑफ द लेंस को हम लोग डिफाइन करेंगे तो रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। और ये जो फोकल लेंथ होती है तो उसका जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। क्या होती है बच्चों, मीटर। यानी जो पावर होती है तो इसका यूनिट हो जाएगा कि 1/मीटर, या हम लोग लिख सकते हैं मीटर इनवर्स। और जो पावर का जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है डायप्टर। क्या होती है बच्चों, डायप्टर, जिसको कि हम लोग डिनोट करते हैं डी के द्वारा, यानी डी इक्वल टू मीटर इनवर्स और 1/मीटर। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं। और तो जो लेंस होती है तो अगर किसी भी लेंस का अगर जो पावर है अगर वो पॉजिटिव आती है, क्या आती है बच्चों, पॉजिटिव आती है, यानी जो फोकल लेंथ होती है अगर वो पॉजिटिव आएगी तो पावर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगी, तो वो हो जाएगी हमारा कॉन्वेक्स लेंस। क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस। और किसी भी लेंस का अगर जो पावर है वो नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्केव में जो लेंस है तो उसका जो एफ है वो नेगेटिव, तो इसका पावर भी आएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब वो हो जाएगा कि कॉन्केव लेंस। तो बच्चों इसे याद रखना। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग ये देखते हैं कि ये जो लेंसेस होती है एक्चुअली में वो कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि एक मोबाइल का कैमरा को हमने लिया है, यहाँ पर अलग अलग लेंसेस को कंबाइन करके ही एक पावरफुल यहाँ पर कैमरा बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर सपोज यहाँ पर पहला वाला लेंसेस लगा हो और उसके पीछे दूसरा वाला लगा हो और सबका पावर अलग अलग हो, और इसका पावर अगर हो 5 डायप्टर और इसका हो 3 डायप्टर और इसका हो 4 डायप्टर, और ऐसे ही सबका अलग अलग पावर हो, तो उसका टोटल पावर का हम लोग ऐसे बच्चों डिफाइन करेंगे कि सारे पावर को मिलाने के बाद जितना सारा पावर निकलेगी तो वो हो जाएगी उसकी टोटल पावर। क्या हो जाएगी बच्चों, टोटल पावर, यानी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पावर ऑफ लेंसेस इज नोन एज द मेन, यानी मेन पावर ऑफ द लेंस और नेट पावर ऑफ द लेंस। और बच्चों याद रखना अगर इसमें से कोई भी लेंस का पावर अगर +2D लिखा है, इसका मतलब वो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। और अगर किसी का पावर लिखा है यहाँ पर -2.5D या -D लिखा है तो वो हो जाएगा हमारा कॉन्केव लेंस। तो ये बात याद रखना बच्चों। तो ये थी पावर ऑफ द लेंसेस के बारे में। और इसी पावर ऑफ लेंसेस और कॉम्बिनेशन को हम लोग डेली लाइफ में बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, चाहे वो हमने जो यूज़ किया था ज्योमेट्री बॉक्स में से लेकर एक्सपेरिमेंट के लिए हो, या कोई चश्मा हो जो कि डेली लाइफ में आप लोग इस्तेमाल करते हो, या कोई भी ब्लड आप लोग जब परीक्षा करने के लिए जाते थे तो वो माइक्रोस्कोप आपने देखा हो, या घर में या किसी भी जो मूवी स्टूडियो में आपने अगर ये वाला प्रोजेक्टर देखा हो, या DSLR कैमरा हो, या कोई भी दूरबीन का यंत्र हो, तो ये सारे चीज़ों में जो लेंसेस होती है उनको कंबाइन करके उनके पावर को यहाँ पर इनकी जो पावर ऑफ द लेंस है वो निकाली जाती है, यानी पावरफुल लेंसेस बनाए जाते हैं जो कि डेली लाइफ में हमें बहुत इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों जैसे कि मैंने पहले बोला था कि जो लेजर लाइट थी तो वो ये कैसे निकलती थी कि इसके अंदर के अगर एक डिवाइस हम लोग बनाएंगे और उस डिवाइस के अंदर की जो लाइट है तो उस लोड से हम लोग क्या करेंगे कि लाइट को निकालेंगे, और उसी लाइट को हम लोग क्या करेंगे कि इस लेंसेस की मदद से, यानी जो लेंस की मदद से, पावरफुल लेंस की मदद से हम लोग क्या करेंगे, एक पूरा पावरफुल लाइट की रेस की तरह हम लोग क्या करेंगे, उसे प्रोजेक्ट करेंगे, और उसी को ही हम लोग बोलते हैं लेजर, जो कि बेसिकली हम लोग बचपन में उसमें ही खेलते थे। तो बच्चों वो थी बचपन की क्यूरियोसिटी, तो जो कि आज हम लोग इस चैप्टर में हमने क्लैरिफाई किया। तो इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि लर्निंग हैज़ नो एंड, इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, सो स्टे क्यूरियस, ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, सो व्हाई एवरीथिंग हैपेंस एंड व्हाई एवरीथिंग जस्ट हैपेंस।